चलिए तैयार हो जाइए। आप लोगों को सामने दिख रहा है ये क्या चीज? संधि। संधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ज्वाइनिंग। ठीक है ना। ये संधि क्या चीज होता है? तो जैसे इंग्लिश का ग्रामर पढ़ते हैं वैसे ही हिंदी में भी ग्रामर होता है। ग्रामर को हिंदी में क्या कहते हैं? व्याकरण। ग्रामर मीन्स व्याकरण। ठीक ना। तो इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं और उसी चीज को हिंदी में व्याकरण कहते हैं। तो हिंदी के व्याकरण में या हिंदी के ग्रामर में यह एक टॉपिक है संधि। ठीक है। अब यह जो टॉपिक है आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ेंगे तब भी, यूपी बोर्ड से पढ़ेंगे तब भी, आईसीएसई बोर्ड से पढ़ेंगे तब भी, ये आपको हमेशा मिलेगा, हर जगह मिलेगा। ठीक ना। और यह आप हमेशा पढ़ेंगे। ये नहीं कि एक बार पढ़ लिए, 6 में पढ़ लिए तो 7 में नहीं पढ़ना है, 7 में पढ़ लिए तो 10 में नहीं पढ़ना है। ये 10 में भी पढ़ना है और 10 के आगे भी पढ़ना है। ठीक ना। तो इस चीज को आप लोग सावधानी से समझिए क्या चीज है। पहले तो दिया है संधि। ये संधि किसे कहते हैं तो इसके बारे में कल आप लोगों को कुछ समझा भी चुके हैं ना। बुक से डिफिनीशन को आप लर्न कर लिए होंगे। जब दो समीपवर्ती वर्ण एक साथ मिलते हैं तो उसे संधि कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे संधि किसे कहते हैं तो संधि का परिभाषा क्या बताएंगे? जब दो समीपवर्ती, समीपवर्ती का मतलब निकटतम वर्ण एक साथ मिलते हैं तो उसी को हम संधि कहते हैं। ठीक है। यह संधि आपकी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। आपका पहला प्रकार है स्वर संधि। कौन सा प्रकार है? स्वर संधि। दूसरा प्रकार क्या है? व्यंजन संधि। और तीसरा प्रकार क्या है? विसर्ग संधि। कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की। क्या यह संधि 5 प्रकार की नहीं हो सकती है? 2 प्रकार की नहीं हो सकती है? नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि हिंदी वर्णमाला में 3 ही तरह के वर्ण आते हैं। एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है और एक ठो विसर्ग भी होता है। विसर्ग किसको कहते हैं जानते हैं? ये जो आह की मात्रा लगाते हैं ना, इसी को विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। ठीक है। स्वर क्या होता है? तो आपका अ से ले करके, ध्यान दीजिएगा, अ से ले करके आप अंग आह यहां तक लिखते हैं ना, तो इसके अंग के पहले क्या होता है? औ। कौन होता है? औ। तो ध्यान दीजिएगा, अ से ले करके अह तक जो आप काउंट करते हैं 13 वर्णों को, ये 13 के 13 स्वर नहीं है। इसमें से इन दोनों को हम निकाल देते हैं। क्या करते हैं? निकाल देते हैं। इन दोनों को निकाल देंगे तो इसमें से कितना बचेगा? 11 बचेगा ना। कहां से कहां तक? अ से ले करके औ तक। यहीं तक हमारा स्वर होता है। ये स्वर नहीं होता है। ठीक। इसको फिर क्या कहते हैं? तो इस अंग आह को अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह। ये परीक्षा में बार बार आता है, अयोगवाह वर्ण कौन होते हैं? तो अंग आह को अयोगवाह कहते हैं। क्लियर? अब स्वर संधि तो हम जान गए, व्यंजन संधि का नाम सुन लिए, विसर्ग संधि भी देख लिए। कुल मिलाकर के संधि के 3 प्रकार हैं। अब जो हमारा स्वर संधि है, स्वर संधि किसे कहेंगे? हे, क्या समझ आ रहे हो? स्वर संधि किसे कहते हैं? तो जब स्वर से स्वर मिलेगा तो उसको हम स्वर संधि कहेंगे। अगर आपसे परिभाषा पूछा जाए स्वर संधि किसे कहते हैं तो स्वर संधि का परिभाषा क्या बताएंगे? जब स्वर से स्वर मिलता है तो उसी को हम स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो व्यंजन संधि के लिए आप यहाँ देख लीजिए 3 स्टेप दिया हुआ है। क्या है? 3 स्टेप। जब स्वर से व्यंजन मिले
या व्यंजन से स्वर मिले या व्यंजन से व्यंजन मिले तो उसी को हम व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? तो जब विसर्ग से स्वर मिले या विसर्ग से व्यंजन मिले तो हम उसको विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है ना? एग्जाम्पल आगे बताएंगे हम। अब है आपका स्वर संधि। तो स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो आपकी जो स्वर संधि होती है वह टोटल 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है? पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है लय संधि और पांचवा है आयात संधि। क्लियर? अब इसमें से जो दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये दीर्घ संधि क्या होती है? ठीक। तो दीर्घ संधि को समझने के लिए आपको यहाँ कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे और एक यहाँ पे, इसको हम अलग अलग कर दे रहे हैं। ठीक है, ये दिख रहा है। बस यही हमारी दीर्घ संधि है। क्या है? दीर्घ संधि। ये दीर्घ और ह्रस्व क्या चीज होता है? एक नाम होता है ह्रस्व और एक नाम होता है दीर्घ। क्या होता है? दीर्घ। तो दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। क्या होता है? बड़ा। और ह्रस्व का मतलब क्या होता है? छोटा। ठीक है ना? ह्रस्व को लघु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु भी कहते हैं। ठीक ना? तो ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व मीन्स छोटा और दीर्घ मीन्स बड़ा। क्लियर? तो यहाँ हम दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं ना, तो जैसे हम पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? आ छोटी ई बड़ी ई पढ़ते हैं ना। छोटी ई बड़ी ई, क्या इसको बड़ी ई कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि छोटी है तो इसको हम ह्रस्व ई बोलेंगे। यह बड़ी ई है तो इसको दीर्घ ई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दीर्घ ई बोलेंगे। यह छोटा ऊ है तो इसको ह्रस्व ऊ बोलेंगे। यह बड़ा ऊ है तो इसको दीर्घ ऊ बोलेंगे। ठीक है? तो यह आपका दीर्घ ऊ हुआ, यह ह्रस्व ऊ हुआ। ठीक ना? तो इसमें नियम क्या है? जब अ से अ जुटेगा, स्क्रीन पे देखिए क्या दिख रहा है। अ से अ जुटेगा या आ से आ जुटेगा या अ से आ जुटेगा या आ से अ जुटेगा। तो कोई भी अगर एक साथ जुटता है तो वह हमारा दीर्घ अ हो जाता है। क्या हो जाता है? दीर्घ आ हो जाता है। सीधे आ कह लीजिए। ठीक है ना? तो ए जुटेगा तो क्या बनेगा? आ बनेगा। अगर ई से ई जुटता है तब चाहे छोटी ई हो या बड़ी ई हो, अगर ई से ई जुट रहा है, किसी के साथ कोई जुट रहा है तो हमारा दीर्घ ई बनेगा। क्या बनेगा? दीर्घ ई बनेगा। ऐसे ही अगर ऊ से ऊ जुट रहा है, चाहे छोटा ऊ हो चाहे दीर्घ ऊ हो, बड़ा ऊ हो, अगर ऊ से ऊ जुटेगा तो बड़ा ऊ बनेगा, यानी कि दीर्घ ऊ बनेगा। जैसे यहाँ हिम धन आलय बराबर हिमालय, रवि धन इंद्र बराबर रविंद्र, लघु धन उर्मी बराबर लघुर्मी। ठीक ना? तो यहाँ तो आपको डायरेक्ट हिम धन आलय बराबर हिमालय बता दिया गया ना। ये हिम धन आलय बराबर हिमालय होता कैसे है? अगर हम आपको दे दें कि 345 में 15 का या 315 का गुणा करिए, तो आप तो मोबाइल से गुणा करके आंसर निकाल लेते हैं, कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं ना। लेकिन अगर कॉपी पर वही आपको हल करना हो तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे गुणा करेंगे? अगर आपको हम इसका डायरेक्ट उत्तर बता दें और कहें कि अब इसी को याद कर लो, यही उत्तर है, तो खुश हो जाएंगे। अगर हम उत्तर बता दें कि उत्तर इतना आएगा तो खुश हो जाएंगे। क्यों? उत्तर तो हमने आपको बता ही दिया। फिर क्या जानना चाहते हैं? पूरा तरीका, उसका उत्तर आया कैसे, यही ना। तो जैसे यहाँ आप सीखते हैं मल्टीप्लाई करना, वैसे ही आपको यहाँ सिखाया जाएगा। हिम प्लस आलय जुटता है
तो हिमालय कैसे बनता है, ठीक ना। इसमें भी मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके समझाएंगे। रवि धन इंद्र जुटेगा तो रविंद्र होगा, कैसे होगा ये हम आपको अगले स्टेप में बता रहे हैं, ठीक ना। समझिए उसको कैसे बनाएंगे। नोट करना है तो इसको नोट कर लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए। यहाँ दिया है हिम धन आलय, दिया है। एक चीज अलग से समझ लीजिएगा, अगर दिया है क, ठीक, तो अगर क को हम पढ़ते हैं क तो अ की मात्रा आ रही है। अगर हम पढ़ते हैं का, क्या पढ़ते हैं का, आ की मात्रा आ रही है। अगर हम पढ़ते हैं की, ई की मात्रा आ रही है। अगर हम पढ़ते हैं की तो छोटी ई की मात्रा आती है। अगर हम पढ़ते हैं ऊ, कौन सी मात्रा आ रही है, ऊ की मात्रा आ रही है ना। तो जब इसमें से हम आ की मात्रा को अलग करेंगे, क में कौन सी मात्रा लगी है, आ की मात्रा लगी है ना। तो जब आ की मात्रा को अलग करेंगे तो क में हलंत लग जाएगा। क्या लगेगा, हलंत। इसका मतलब क्या है, आधा क। क्या होता है, आधा क। इसमें ऊ की मात्रा लगी है ना। अगर हम इसमें से ऊ की मात्रा को अलग करते हैं तो इसमें हलंत लगेगा। क्या लगेगा, हलंत लगेगा। यानी कि क पर ऊ की मात्रा होता है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे हमको तोड़ना है, ठीक है। अगर कहीं दिया है सीता, ठीक ना, तो सीता को कैसे तोड़ेंगे। स है, स पर हलंत लगाएंगे। स पे कौन सी मात्रा लगी है, बड़ी ई की ना। तो इसमें से बड़ी ई की मात्रा को अलग करेंगे। इसके बाद त है, त में कौन सी मात्रा लगी है, आ की मात्रा लगी है। कौन सी मात्रा लगी है, आ की। तो यहाँ स पर ई की मात्रा, त पर आ की मात्रा। तो इसको हम मिला करके क्या पढ़ेंगे, ता। ऐसे पढ़ेंगे ना इसको। तो ऐसे ही हम इसको तोड़ेंगे, ठीक ना। समझिए इसको कैसे तोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है हिम, तो हिम को हम लिख लेते हैं। ये बताइए कि हिम म में अ आ रहा है क्या, अ आ रहा है तो अ को अलग कर लीजिए। अ को अलग कर लिए ना। अब इधर प्लस का निशान है, इसमें आ दिया है क्या, आ को अलग कर लीजिए और यहाँ से लय को अलग कर लीजिए। लय को अलग कर लिए। अब हमको ये बताइए कि यहाँ पे अ धन आ मिल रहा है क्या, मिल रहा है ना। तो अभी हम पीछे देखे हैं अ धन आ, पढ़े ना ऐसा। तो अ प्लस आ बराबर मिलकर के क्या बनता था, दीर्घ आ, ऐसा बनता था ना। तो इधर से ये दोनों मिलकर के क्या हो गए, आ हो गए। और इधर क्या बचा, हिम। क्या बचा, हिम। और इधर क्या बचा, लय बचा, ठीक ना। अब हमको ये बताइए म पर आ की मात्रा क्या पढ़ेंगे, माँ। म पर आ की मात्रा माँ। और इधर क्या है, ही। और इधर क्या है, लय। इसको एक में मिला देंगे तो हिमालय। क्या मिल गया, हिमालय। ऐसे संधि करेंगे, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो ऐसे हम इसको तोड़ेंगे, ठीक ना। परीक्षा में भले आप कर लें हिम प्लस आलय बराबर हिमालय, लेकिन अगर किसी को समझाना है तो कैसे समझाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे हम इसको तोड़ करके समझाते हैं, ठीक। एक आध एग्जाम्पल और बता दें। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसी का, ठीक ना। ये इसी का एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अगर लिखा है पुस्तक, क्या लिखा है, पुस्तक। पुस्तक
क्या लिखा है? पुस्तक धन आलय। ठीक, तो पुस्तक को जब हम तोड़ेंगे तो पुस्तक क में अ की मात्रा है क्या? तो जब हम अ की मात्रा को अलग करेंगे तो इसमें हलंत लगेगा और इधर से हमको क्या मिल रहा है? आ मिल रहा है। इस लय को हम थोड़ा अलग कर लेते हैं। अब बताइए कि अ धन आ मिलकर के क्या होता है? आ होता है। तो आ हो गया ना, और इधर हमको क्या लिखा है? पुस्तक आधा क, क्या लिखा है? आधा क, पुस्तक आ, और इधर लय। अब यह आ की मात्रा किस पे जुटेगी? क पे। तो क पर आ की मात्रा का, और इधर क्या बच गया? पुस्तक। क्या बच गया? पुस्तक। और ए हो गया का, और ए हो गया लय। सबको मिला दीजिए तो पुस्तकालय। क्या मिल गया? पुस्तकालय। तो ऐसे हम करेंगे। समझ में आ रहा है? तो अगर नोट करना है तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक ना? अब जो है ना, ये वाला एग्जाम्पल रवि धन इंद्र और लघु धन उर्मी, ये हम लोग कल पढ़ेंगे अब अगले वीडियो में, ठीक ना? इतना नोट कर लीजिए।